देखो अहमद, मैं तुम्हें किसी भी तरह के अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुमने मुझसे महक के बारे में बात की, मैं खामोश इसलिए हो गया था कि तुम पहले से ज़िंदगी में चोट खाए हुए हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सब कुछ दोबारा फेस करना पड़े। मैं को डिवोर्स हो चुकी है, ये बात तो तुम पहले से जानते हो, मगर एक हकीकत और है जिसे मैं तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुमसे छुपा नहीं सकता। अगर तुम्हें वो हकीकत भी कबूल है तो फिर मैं आगे बात करता हूँ। रुमान शाह बाहर लॉन बैठ कर अहमद से डिस्कस कर रहा था, क्योंकि वो अहमद को घर के अंदर लाकर महक और उसके घर वालों को अलर्ट नहीं करना चाहता था। रुमान, देखो मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्या बताने वाले हो, मगर ईशा के बाद अगर कोई लड़की मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगा तो मैं ये कहूँ तो बात नहीं होगा, और जज्बे इंसान के बस में नहीं होते। इसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझे ज़रूर बताना चाहिए तो तुम बता दो, मगर शायद तुम्हारी किसी बात से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अहमद बहुत संजीदा अंदाज बोल रहा था। रुमान शाह ने शुरू से एंड तक सारी हकीकत महक और अपने बारे में जो भी उससे अहमद को आगाह कर दिया। सारी चीज़ें जानकर अहमद कुछ लम्बे तवील खामोश बैठ रहा। शायद उसके पास अल्फाज नहीं थे वो क्या कहता, मगर उसके बाद उसने चुप को तोड़ दिया। रुमान शाह की जानिब देख कर कहा, देखो रुमान, किसी में इंटरेस्ट होना, किसी पसंद करना मेरे नज़दीक ये कोई बात नहीं है। हम पढ़ लिख के बाशऊर लोग हैं और पढ़ लिख के माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। उसने तुम्हें नुकसान किया क्योंकि यार खूबसूरत इतने कि हम जैसे लड़कों को दिल पसंदने लगते हैं, तो उस पर तुम्हें बेचारी को एक लड़की है। शट अप। रुमान शाह ने बेवक्त मजाक पर आंखें दिखाई। मुझे उसकी पिछली ज़िंदगी से कोई इशू नहीं हो रही, आगे वाली ज़िंदगी तो उसके लिए तो उसे मैं खुद ठीक कर लूँगा, क्योंकि अरीशा से धोखा खाने के बाद अब लड़की सीधा करने वाली बहुत सारी ट्रिक्स मैंने सीख ली हैं। अहमद हमेशा की तरह बेवक्त मजाक कर रहा और सच में वो महक के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस था, इसलिए उन सब बातों ने उसे कोई इफेक्ट नहीं किया। तो ठीक है, फिर मैं जल्द निकाह चाहता हूँ। तुम कल या परसों तक अपनी फैमिली को लेकर आओ और उसे निकाह करके ले जाओ। यार थोड़ा टाइम तो दो, इतनी जल्दी? अभी तो मैंने अपने घर वालों से किसी तरह का जिक्र भी नहीं किया, तुम मुझे फ़ौरन से निकाह करने का कह रहे हो। निकाह तो तुम्हें नहीं दो दिनों में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरी तरफ खुश रहना, मैं उसका निकाह किसी और जगह काट दूँगा, क्योंकि फ़िलहाल महक अपनी जेल से मेरी बीवी के लिए ख़तरा बनी हुई है और मेरा पर किसी भी तरह का ख़तरा अफोर्ड नहीं कर सकता। अपनी ज़िंदगी में अपनी सबसे कीमती चीज़ खो चुका हूँ, इससे ज़्यादा कीमत मुझ में नहीं है। ओके यार, ये मत बोलो कि मैं कहीं और उसका निकाह कर दूँ। थोड़ी सी तो ठंड रखो मेरी जज्बाती यार। मैं जैसे भी अपनी फैमिली को मना कर ले आऊँगा, ठीक है? निकाह के बाद वलीमे का फंक्शन कर लूँगा, निकाह साथ करके मैं महक को रुखसत करके ले जाऊँगा। अब प्लीज़ ये लफ्ज़ दोबारा मत भूलना कि तुम उसका निकाह कहीं और काट दोगे। बस इतना समझ लो, बेशक मुझसे बहुत सारी प्रॉब्लम, मगर मैं इसके लिए काफ़ी सीरियस हूँ। रुमान शाह और अहमद के बीच में हुई बात किसी को भी फ़िलहाल पता नहीं था और महक का रिश्ता डन हो चुका था। अहमद गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकल गया, जबकि रुमान शाह अपनी वापस अपने रूम की जानिब चलता हुआ जा रहा था। वाह यार, मुझे तो लगता था कि मेरी शादी पहले होगी, मगर यार तुमने तो यहाँ पर चक्कर लगा कर गेम ही अपने हाथ में कर लिए। चलो कोई बात नहीं, तुम कर लो पहले निकाह, मैं कुछ दिन सब्र कर लूँ। जैसे अहमद की शादी का पता चला वो बेहद खुश और शौकीन भी था। तुम्हारे घर वाले परसों तक निकाह के राज़ी हो गए? शाहज़ेब ने अहमद से सवाल किया। हाँ यार हो गए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मुझे अपनी ज़िंदगी में सेटल देखना चाहते हैं। बस मैं के अगर थोड़े से इशूज़, मगर अब वो भी मैंने सब सेट कर लिया है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, सच में दिल से यार। तुम्हें इस तरह अपनी लाइफ में सेट होता देखकर मेरे दिल को बहुत खुशी हो रही है। फाइनली हम तीनों दोस्त मैरिड हो जाएंगे। शाहज़ेब ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। थोड़ी और बातचीत के बाद अहमद और शाहज़ेब का फ़ोन बंद हो चुका था। मामा, मैं यूँ ज़बरदस्ती किसी से भी शादी नहीं करूँगी। महक की माँ से रुमान शाह सारी बात कर चुका था। ये यूँ कहें कि वो अपना फैसला सुना चुका था कि उनकी बेटी का परसों निकाह है और महक ने अपनी बेवा माँ के सामने और कोई रास्ता छोड़ा भी नहीं था। बेटा जेल में और बेटी नाक में दम कर रखा था। ऐसे में से रुमान शाह का फैसला गलत भी नहीं लगा, इसलिए उसे चुपचाप रुमान के फैसले पर सर खाम कर दी। मगर अब सारा मसला तो महक का था, जो अपनी माँ के सामने चीख कर निकाह से इनकार कर रही थी। महक, तुमने कोई और रास्ता छोड़ा जो मैं तुम्हारे निकाह से इनकार करूँ? तुमने मेरा और रुमान की हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लगा दी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इस तरह घटिया हरकत करने की? महक की माँ गुस्से से महक को कंधे से पकड़ झंझोड़ते हुए बोली, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इस लड़की को। रोमियो सा वो मेरा है और जब वो उसका साथ हंसती हुई चलती है, उस पर अपना आँख चुमाती है तो मुझे जहर लगती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे शूट कर दूँ। महक ने बदतमीज़ी से अपनी माँ के हाथ झड़कते हुए चिल्ला कर हमला था उसकी तरफ। देखो, अगर मैं तुम्हारी आंखें न नोच लूँ तो मानशा मेरा नाम नहीं। तुमने उसे जितना नुकसान पहुँचाना था पहुँचा चुकी है। अब अगर तुमने उसकी तरफ गलत देखा भी तो खुदा कसम मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं सब रिश्ते सब लिहाज भूल जाऊँगा। मैं ये नहीं भूल जाऊँगा तुम एक लड़की हो। मैं जब अपनी माँ से बात कर रही थी तो अचानक रुमान शाह रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और मैं की बात
सुन चुका था, जिसका जवाब रुमान शाह ने बहुत सख्त अल्फाजों में दिए। मैं किसी भी अरे गैर से शादी नहीं करूँगी। रुमान शाह को देखकर उसी एटीट्यूड से मैं बोली थी, शादी तो तुम करोगी और इनकार कर रहे, इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद नहीं। अगर तुम और 4 दिन यूँ ही आज़ादी से घूमती रही तो तुम अपने माँ बाप हमारे लिए मज़ीद शर्मिंदगी का बायस बनूंगी, और जो तुम मेरा नुकसान कर चुकी हो उसका इजाला तो तुम मार कर भी नहीं कर सकती। मैं तो फिर भी तुम्हारे घर बसाने की बात कर रहा हूँ। रुमान शाह भी चिल्लाते हुए बोला था, और जिसको तुम मेरा घर कह रही हो वो तुमसे लाख गुना बेहतर है, खूबसूरत है, वेल एजुकेटेड और अच्छी खासी पोस्ट पर इस वक्त फायदा है। तुम्हारी हरकतों को लेकर देखा जाए तो तुम बिल्कुल इसे डिजर्व नहीं करती। पता नहीं उसने तुम में ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हारे लिए प्रपोजल भेज दिया। आप उसको मना कर दो, मत करें मुझ पर एहसान, मुझे प्रपोज करके मैंने उसके साथ शादी नहीं करनी और ये मेरा अटल फैसला है। तुम मुझे इस तरह ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते। मैं अपनी दास में चिल्लाते हुए इनकार करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बेहतर है कि तुम मुझे मजबूर मत करो। तुम्हें ये निकाह करना होगा, वो भी हर सूरत। अपनी बेटी को समझा दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकाह तो इसका अमर के साथ ही होगा, फिर चाहे इसकी टांगें तोड़कर उसे चलने फिरने से मजबूर करके ही मुझे क्यों न रुखसत करना पड़े। रुमान शाह ने पास खड़ी उसकी माँ की तरफ इशारा करते हुए उसे अपनी बेटी को समझाने को कहा था, बाप मार गया भाई, जेल में सजा भोग कर रहे, कम से कम बेस लड़की अपनी बेवा माँ पर ही तरस खा लो। तो तुम मुझे समझाओ मत कि मुझे किस पर तरस खाने चाहिए और किस पर नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी और मैं तुम्हें को भी तुम्हारे साथ कबूल करने को तैयार थी। तुम्हें मुझ पर तरस आया नहीं ना, इसलिए अब तुम मुझ तरस के ज्ञान मत। 200 साल तक किसने कुत्ते की तुमको ज़मीन में दबा कर रखा था, मगर जब इसे निकाला तो वो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी रही। ये मिसाल तुम पर बिल्कुल फिट बैठती है। मैं की ज़िद्दी और बेवकूफ़ी वाली बातों को सुनकर रुमान ने बहुत गुस्से से ये कहावत सुनाई, कल शाम को आपकी बेटी का निकाह है, अपनी ज़बान में अगर आप इसे समझा सकते हैं समझा दो, वरना मुझे बहुत सी ज़बानें आती हैं इस तरह के बिगड़े हुए लोगों को समझाने के लिए। रुमान शाह उससे बदनज़री महक पर डालते हुए ये बोलकर रूम के दरवाजे से बाहर निकल गया। उसने रूम का दरवाज़ा धार से बंद किया था, जैसे कि रूम का दरवाज़ा न बल्कि महक का मुँह हो, जिस पर वो अपना गुस्सा निकाल कर गया। और रुमान शाह अपने रूम का दरवाज़ा खोल बड़ी आस्ते से कदम रखते हुए रूम में दाखिल हुआ। वो बहुत आराम से उसने रूम का दरवाज़ा बंद होने जब तक मीरा की नींद डिस्टर्ब हो गई, जब मीरा उसके आने से पहले जाग चुकी थी और शाह को बड़े आराम से अंदर दाखिल होते हुए देख कर मुस्कुरा रही थी। अरे मीर जान, तुम जाग रही हो? मीरा को मुस्कुराती देखकर शाह उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला, जी मैं तो जाग रही हूँ, आप मुझे बताइए चोरों की तरह आप कहाँ गए थे? चोरों की तरह रूम में क्यों दाखिल हो? मीर जान, ना तुम्हें चोरों की तरह रूम से बाहर किया, ना ही चोरों की तरह वापस। मैं बस अपनी प्यारी बीवी नींद ख़राब न होने के डर से रूम में किसी क्या नहीं करना चाहता था। रुमान शाह बड़ी मोहब्बत में नजर देखकर और मुस्कुरा कर उसके पास बैठ गया। मीरा, आप मुझसे बाहर क्यों गए थे? ज़रूरी काम था मेरा। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो आप मुझे नहीं बता सकते? वो शाह, मैं अपनी जान से कोई बात भी नहीं छुपाना चाहूँगी, मगर फिलहाल तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो। ये सब जो बात तुम्हें वो चल जाएंगी। वो मेरा हाथ अपने मजबूत हाथ में लेकर दूसरे हाथ से रख कर पूरा आस्था में आवाज़ में बोल रहा था, ठीक है बात बता दीजिए। मगर शाम मुझे सब मेरा प्लीज़ हुई इस वक्त बच्चों की तरह एक ही बात पर अटक सके। हाँ, ये बात है तुम्हारे ठीक होने के बाद तुम्हें हर एक बात बता दूँ। फिलहाल अपनी सेहत का ख्याल रखिए ताकि मैं अपने जज्बातों को आज़ाद कर सकूँ। मतलब कौन से आपके जज्बात जिनको आपने बांध कर रखा है? मेरा शाहबाज हम जानबूझकर शाह के अंदाज पूछ रही थी। सोच लो अगर मैं अभी बताने पर आमादा हो गया तो मेरी नाज़िम सास अपनी बीवी से बर्दाश्त नहीं होगा। शाह भी शौक होती है, एक हाथ उसके ऊपर झुकता हुआ है। शाह, मेरी टांग बहुत दर्द हो रहा है। शाह का खुला जो नजर देखकर मेरा अपनी जल्दी से शाह के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे किया। शाह को अपनी टांग की दर्द का बताया जो कि सच में होती है। तुम जल्दी से कुछ खा लो, सुबह मैं तुम पेन किलर देता हूँ। दर्द सुनते शाह को मैटिक में उसको चक्कर हो चुका था। सब मेरा की सेहत से ज़्यादा उसके लिए कुछ भी मानी नहीं रखता था। कुछ पेन किलर दे दे, मुझे भूख नहीं। मेरा ने अपने मुँह सोचते हुए कहा, मैंने तुमसे पूछा है कि तुम्हें भूख है या नहीं? चुपचाप उठो और खाना खाओ। मैंने भी तुम्हारी वजह से कुछ नहीं खाया फिटकारा था, इसलिए खाने में कोई भी ड्रामेबाजी मत करना। शाह ने मोहब्बत भरी आंखें दिखाते हुए मेरा शाह आप मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाएंगे? मेरे अपने बच्चों की वजह से मुँह बनाते हुए खाने से इनकार किया। बिल्कुल, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें साथ हर तरफ सख्ती करने का हाथ रखता हूँ। रुमान शाह मीरा के बदलते हुए जाविये को इग्नोर करके जकियों के अंदर काम पर खाने का बोल चुका था। कहाँ जा रही हो? मेरे पास सब मुश्किल वर्ष खुद को घसीट कर नीचे उतार देख कर रुमान शाह ने सवाल किया, मुझे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाना है। हाँ तो मुझे कहो, मैं तुम्हें लेकर चल। दोबारा इस तरह से खुद को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं, मैं मौजूद हूँ हर वक्त तुम्हारे पास।